नमस्कार, मेरा नाम सोनू कश्यप है। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मेरा एक मैट्रिमोनियल केस चल रहा है। फ़िलहाल मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। 14 फरवरी आज की डेट है, 14 फरवरी 2026 और लोकेशन है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और मैं आप सभी को एक ये रीज़न मैं बता देता हूँ, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। कारण क्या है कि मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से काम करता है। जो कुछ पुराने सीनियर एडवोकेट्स हैं जो अपनी मोनोपोली चलाते हैं या कैसे मैनिपुलेट करते हैं। हालांकि मेरे ऊपर जो केस चल रहा है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, जो मेरी वाइफ ने एक झूठा केस फाइल किया है। रीज़न क्या था कि मेरी वाइफ ऑलरेडी शादी से पहले ही किसी के साथ कनेक्टेड थी और उसको ये जो शादी उसने की है ये सिर्फ इस पर्पज़ से की थी कि उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए एलिमनी के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे, और जो स्त्री धन जो होता है उसका बेनिफिट ले पाए वो। तो स्त्री धन मतलब ज्वेलरी चुराने में तो वो सक्सेसफुल रही। चुराने के बाद वो अपने मायके आ गई, वापस नहीं आना चाह रही थी और उस टाइम वो प्रेग्नेंट भी थी। तो मैंने उसको बोला कि अगर मेरी बेटी को कुछ होता है तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। डिलीवरी के लिए मेरी वाइफ आ जाती है। जैसे डिलीवरी उसकी होती है नोएडा में, देन वो वहाँ से जाने की प्लानिंग करने लगती है। और जो मेरी सास है, ससुर हैं, वो अक्टूबर मंथ में मतलब वहाँ पर नोएडा में आते हैं। और नोएडा में कब आते हैं मतलब मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब रहती है और मेरी वाइफ अपने मायके में रहती है। शादी के बाद से ही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसका जब मन करे कभी भी नोएडा में रहती नहीं थी। या तो उसको अपने मौसेरे भाई जिसके साथ उसका चक्कर है उसको बुलाना होता था नोएडा के मेरे घर पर, या फिर उसको ऐसा कुछ चाहिए होता था कि वो उसके यहाँ गाज़ियाबाद जा चुके। पवन कश्यप उसका नाम है, जो कि गाज़ियाबाद में रहता है। इनके भाई हैं रंजीत और इनका एक पड़ोसी है डाबले जो कि ऑटो चलाता है। ये सारे एविडेंस मैंने, अब मेरी वाइफ क्या करती है कि मुझे थ्रेट देने लगती है और सीधा बोलती है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है और म्यूचुअली डाइवोर्स ले लो, मतलब आपस में कहीं भी बैठ करके। तो मैंने इस चीज़ को पूरा डॉक्यूमेंट किया। मैंने नोएडा कमिश्नरेट में एक एप्लीकेशन दी सारे एविडेंसेस के साथ में कि ये सिचुएशंस है। और पहले भी मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका था, मतलब मारपीट के लिए लड़के भेजना और हर तरीके से सिचुएशन को ऐसा बना देना कि सामने वाला पर्सन मेंटली, फाइनेंशियली और हर तरीके से टॉर्चर्ड हो जाए, हर तरीके से परेशान हो जाए। तो जब मेरी कंप्लेंट नोएडा कमिश्नरेट में रजिस्टर हो जाती है और वो मीडिएशन के लिए बुलाते हैं कि आप जो लड़की पक्ष है जिनके माता पिता अलीपुर खेड़ा जो कि थाना भोगांव के अंडर में आता है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में, मेरी शादी इधर से ही हुई थी और मैं परमानेंटली मैं नोएडा का ही रहने वाला हूँ। सिर्फ मेरा बर्थ लोकेशन नंगला पांडे मैनपुरी का है। और जिन लोगों को नहीं पता मैं क्लियरली बता दूं, लॉ ये प्रोविज़न खुद से देता है कि इंसान अपना परमानेंट एड्रेस कहाँ का सिलेक्ट करना चाहता है, ये उसकी खुद की चॉइस होती है। मेरी पढ़ाई लिखाई नोएडा से हुई है। मैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या इवन अभी जो मैं लॉ भी जो मैं कर रहा हूँ वो भी मैं नोएडा NCR से ही कर रहा हूँ। मेरा गाँव में सिर्फ कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इवन मेरे पासपोर्ट तक में नोएडा का ही परमानेंट एड्रेस है। अब यहाँ के एडवोकेट हैं जो कि आशुतोष पांडे हैं, यहाँ बार काउंसिल के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये जो वहाँ से हैं ये अलीपुर खेड़ा से ही हैं और मेरे ससुर को बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका भी रिकॉर्ड मैंने पता किया है, जो कि अब इस बारे में क्या कहा जाए। ये एक पिटीशन फाइल करते हैं और एक केस फाइल कर देते हैं यहाँ पर। मेरी वाइफ और सास ससुर क्या करते हैं, ज्वेलरी ऑलरेडी चुरा चुके होते हैं। और जब मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप ये सब क्यों लेकर के गए हो, जिसमें मेरी पर्सनल ज्वेलरी भी है, मेरी माँ की ज्वेलरी भी है, जिसके बाकायदा मेरे पास में एविडेंस हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, मैसेजेस हैं। और कॉल रिकॉर्डिंग एक पर्सन की नहीं है, मेरे साले की भी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसका नाम मिथुन कश्यप है और आधार कार्ड में हेमंत कश्यप नाम है, जो कि सर्वेश कुमार के बेटे हैं। इनकी जो फैमिली है वो हलवाई का काम करती है। शादी में मैंने 1 रुपये का भी किसी भी टाइप का ना तो दहेज लिया। मैं इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ स्टार्टिंग से ही।
और मुझे किसी भी टाइप की कोई भी लत नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो होता क्या है कि स्टार्टिंग से ही जब मेरी वाइफ अपने मायके आती है ये बोल करके कि हमने मन्नत मांगी थी, मेरी शादी नहीं हो रही है, ऐसा वैसा, देन क्या करती है वो 1-2 महीने रुकती है। उस ड्यूरेशन में मेरा ससुर अलीपुर खेड़ा में क्या र्यूमर फैलाता है कि मेरा ससुर दिमाग से पागल है, मेंटली डिसेबल्ड है। और दूसरी बार जब ये विनीता मतलब ससुराल आती है, कुछ दिन रुकती है, फिर वापस आती है, फिर कहती है कि मेरा हस्बैंड है, दारू पीता है, अडल्ट्री में है। और ये सब चीज़ें मुझे या मेरे परिवार वालों को बिल्कुल भी पता नहीं होती है, बट समहाउ हमें अपने किसी रिलेटिव से पता चलती है ये सब चीज़ें कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं इस चीज़ को अपोज करता हूँ। इस चीज़ को लेकर के ऑब्वियसली ये बात है कि आर्गूमेंट होगा, और वर्बल आर्गूमेंट था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि कहीं कोई भी फिज़िकल असॉल्ट या कहीं भी फोर्स का इस्तेमाल किया हो या कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा इंसिडेंस हुआ हो। मेरे घर के जस्ट बाजू में ही नोएडा की पुलिस चौकी है। मैं नोएडा में काशीराम फ्लैट के पास में रहता हूँ और मेरा खुद का घर है। और मेरी वाइफ क्या करती है, क्योंकि उसको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना ही नहीं था। और एक कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ये भी देता हूँ कि मेरी वाइफ की 2 सहेलियाँ हैं, उनका भी सिमिलरली सेम पैटर्न है। वो भी शादी के बाद में अपना मायके बैठी हैं। तो उनमें से मुझे कैसे पता चला कि उनमें से एक सहेली उनकी सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुझे मिलती है मेंटेनेंस केस के ड्यूरेशन में। अब आगे पॉइंट पर आते हैं कि जब मैं इन पर एप्लीकेशन में रजिस्टर करा देता हूँ 26 फरवरी 2024 को, तो मेरे सास ससुर को नोटिस पहुँच जाता है लगभग दिन में 12 बजे के आसपास ही। ये लोग क्या करते हैं, पूरा फिर से वही 8-10 लोग ले करके आते हैं, अपने मौसी के लड़के और मेरे सास ससुर ये नोएडा पहुंचते हैं लगभग शाम के टाइम पे। और क्योंकि इनको पता चल चुका होता है कि मैंने ऑलरेडी पुलिस की तरफ से एक फ़र्स्ट स्टेप ले लिया है, जो एक्नॉलेज भी हो गया है। स्टेप्स तो मैं काफ़ी टाइम पहले से मैं ले रहा था। जितनी बार भी ये लोग हरास करते या झगड़ा करते या कोई ऐसी बात कहते जो कि एक थ्रेट होती है, और ऐसा कोई भी इंसिडेंस ऐसा होता है जिससे मुझे लगता है कि मेरे परिवार को फ्यूचर में कोई ये फंसाने वाले हैं या कोई केस लगाने वाले हैं या कोई झगड़ा या मारपीट करने वाले हैं, तो मैंने ये हर बार मैं इस चीज़ की सूचना दी है नोएडा पुलिस को, और पैरेलली भोगांव पुलिस को भी दी है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आते हैं और मेरी वाइफ को ये बोल करके ले जाते हैं कि मैं इनको जाने नहीं दे रहा हूँ। मेरे साले की, जिसका नाम राघव है और डॉक्यूमेंटेड नाम सागर कश्यप है, उसकी अप्रैल 2024 में शादी है। और ये जो मेरे सास ससुर हैं 26 फरवरी 2024 को वापस आते हैं। शादी मेरी 22 फरवरी 2023 को हुई थी। और इस पूरे ड्यूरेशन में क्या होता है कि मेरी वाइफ हार्डली 6 महीने रहती है मेरे नोएडा वाले स्थान पर। और वो भी कैसा होता है कि रेगुलर नहीं रहती है, 1 महीना रही, 15 दिन रही, वापस चली गई, फिर 2-3 महीना वहीं काट करके आई। इस ड्यूरेशन में अगर मैं कोई क्वेश्चन करता था कि आप इतने महीने तक उसको क्यों रोक रहे हो, क्या रीज़न है, तो मेरे सास ससुर क्या कहते थे कि हमने शादी करी है, हमने लड़की बेची नहीं है, मतलब हमारा पूरा कंट्रोल है, हम जैसे चाहेंगे वैसे हमारी बच्ची यहाँ पे रहेगी। हम हलवाई लोग हैं, शादी से पहले हमारे हलवाई का काम चलता था। ये खजांची थी कि ये पूरा कैश और लेन देन का काम देखती थी। अब उसकी एब्सेंस में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारा जितनी बार मन होगा हम उसको बुलाएंगे। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड कॉल है और ये सारे एविडेंस मैंने दोनों ही पैरेलली पुलिस को दिए थे। अब यहाँ पर आते हैं कि मेरी वाइफ क्या करती है, वहाँ से जब वापस निकलती है तो मैं नोएडा पुलिस में कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। तो मैं पहले से, क्योंकि मैंने पुलिस को सूचना दी हुई थी, तो अंकुर चौधरी अपने साथ 3 और लोगों को लेकर के आते हैं, जिसमें कांस्टेबल होता है जिसका सरनेम मुझे सिर्फ अभी याद नहीं आ रहा है। तो उस कांस्टेबल ने क्या किया है कि एक वीडियो बनाई थी, और जिस वीडियो में मेरी वाइफ दिख रही है, सास ससुर दिख रहे हैं, बाकी सभी लोग दिख रहे हैं जितने भी घर में आए हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, घर में ऐसी सिचुएशन कर लेते हैं कि हमें पूरा एकदम बंद जैसा कर लेते हैं। मैं कंप्लेंट करके सीधा जब मैं आता हूँ तो पुलिस ले करके आता हूँ, पुलिस वीडियो बनाती है, फिर पुलिस मुझे मजबूर कर देती है कि मैं इनको जाने के लिए दूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। उस टाइम मेरी बेटी भी पैदा हो चुकी थी, जो कि लगभग 1 महीने या 1.5 महीने के आसपास की रही होगी। मेरी बेटी का नाम जानकी सोनू कश्यप है, जो कि नोएडा में ही स्वर्ण नगरी में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और
उस टाइम मैं रिलायंस जियो कंपनी में जॉब करता था, असिस्टेंट मैनेजर। तो होता क्या है कि मेरी वाइफ वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद जैसा मुझे अज्यूम था, वो यहाँ पर आकर के एक अभिमन्यु मलिक हैं आईओ, और गगन कुमार गौड़ हैं, और मनीष पारासर हैं, जो कि भोगांव थाने में पोस्टेड थे। ये लोग क्या करते हैं, इनको सारी जानकारी देने के बाद भी ये मेरे और मेरे परिवार के अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर करते हैं। एफआईआर में ये लोग क्या लिखते हैं कि इन लोगों ने, मतलब मेरे सास ससुर ने 20 लाख का दान दे करके शादी करी, और हम लोग 5 लाख की अतिरिक्त मांग करते हुए इनको मारपीट करके, धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। जो एफआईआर में वर्ड टू वर्ड लिखा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। और एफआईआर में आगे क्या लिखा है कि धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं, और परिवाद नहीं, दैट मीन्स मेरी वाइफ बच्ची को लेकर के जैसे तैसे मायके पहुंचती है। जैसे तैसे मतलब नोएडा से अगर आप अलीपुर खेड़ा का जो डिस्टेंस है अराउंड होगा 250 किलोमीटर के आसपास, बेयर मिनिमम है 250 किलोमीटर है। तो ये ऐसी सिचुएशन लगते हैं कि ये वहाँ से वहाँ पहुँचती है, अलीपुर खेड़ा पहुँचती है, अपने माता पिता को बताती है, और माता पिता पुलिस को बताते हैं, और एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। इस तरीके का कंटेंट है। अब आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जबकि नोएडा पुलिस ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ जहाँ पर ये लोग प्रेजेंट है, और वहाँ पर क्या होता है, मेरा ससुर ये बताता है कि मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया था, अपने इलाज के लिए, जो अपने आप को हाइपरटेंशन और बीपी का पेशेंट बताता है, खुद को भी और अपनी वाइफ को भी। यानी कि मेरी सास ससुर खुद को पेशेंट बताते हैं, मेडिसिन भी दिखाते हैं, उनके कुछ बिल भी दिखाते हैं, ठीक है, कि ये हमने दिल्ली के किसी अस्पताल से ये हमने लिया है। अब आप ये बताइए कि कोई इंसान 2 जगह पे कैसे ये चीज़ बना सकता है। सीधी सी बात है कि एफआईआर विदाउट एनी लॉजिक है, और सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या ऐसा कुछ भी आता है तो पुलिस पहले मीडिएशन ट्राई करेगी, जो कि ऑलरेडी नोएडा कमिश्नरेट ने फॉलो किया। उसके बाद में क्या होता है कि नोएडा कमिश्नरेट में जब ये एक्शन लिया गया, ये लोग यहाँ आते हैं, इसको लेकर के जाते हैं। 1 मार्च 2024 को ये लोग एफआईआर रजिस्टर करते हैं, जिसका नंबर है 192/2024। अब उसके बाद में क्या होता है कि एफआईआर रजिस्टर कराने के बाद में अब जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, हालांकि ये आप देखिए कि ज्यूरिडिक्शन किसी भी एंगल से नहीं बनता है। महिला को पुलिस में कंप्लेन करने का राइट है, कंप्लेन आप कीजिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन कहाँ से हो सकती है? जहाँ तक मुझे पता है लॉ में फेयर इन्वेस्टिगेशन उसी एरिया से हो सकती है जहाँ की घटना घटी हुई हो, जहाँ पर पति पत्नी दोनों साथ में रहते हों, या जहाँ पे उनका परमानेंट निवास हो, जहाँ सह निवास हो, जहाँ पे दोनों साथ में रहे हों। तो ऐसी कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की जाती है। मैं आईओ साहब को सारी जानकारी देता हूँ रजिस्टर्ड पोस्ट से, सब डॉक्यूमेंट से। मुझे फोर्स किया जाता है कि तुम वहाँ पर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट ऐसा ऐसा केस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे उस टाइम किसी एडवोकेट ने सलाह दी कि आप, अगर आपके पास इतने सफिशिएंट एविडेंस हैं तो आप हाई कोर्ट जाइए और इसको रिट पिटीशन फाइल करिए। मैं रिट पिटीशन फाइल करता हूँ क्वेश्चन के लिए एफआईआर के अगेंस्ट। मैं वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर क्या होता है कि मीडिएशन होता है, और मीडिएशन में मेरी जो वाइफ है और जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इस बात पर जोर देते हैं कि आप म्यूचुअली डाइवोर्स ले लो, और उसका और आप मेरे को XYZ इतना अमाउंट दे दो जितना उन्होंने एफआईआर में क्लेम किया है। एफआईआर में क्लेम किया कि 20 लाख का दान दिया उन्होंने और बाकी सामान दिया है। अब सामान में इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं कि बेड, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जो कुछ होता है वो सब कुछ लिखा हुआ है, जबकि ऐसी कोई भी चीज़ मैंने नहीं ली है। मेरी शादी का जो वीडियो है वो भी इन लोगों ने नहीं दिया मुझे, और हमारी साइड से जो वीडियो था उसमें तो कहीं भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमने ऐसा कोई भी सामान लिया हो। अब बात आते हैं कि ये मेंटेनेंस का केस भी पैरेलली लगा देते हैं। मेंटेनेंस का केस लगाने के बाद में, एफआईआर रजिस्टर कराने के बाद में, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं, मेरी वाइफ कॉल करती है मेरे ऑफिस में, जिस टाइम मैं वर्किंग होता हूँ रिलायंस जियो में, मेरे मैनेजर को कॉल करती हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि एक वाइफ को मैनेजर का नंबर कहाँ से मिला, कैसे मिला है, क्या ये प्री प्लान था या नहीं था? डेफिनेटली ये प्री प्लान था। वो मेरे मैनेजर को कॉल करती हैं
मेरे मैनेजर को कॉल करती हैं और मेरी जॉब से मुझे हटाने की सारी रिक्वेस्ट करती हैं। वो सारे एविडेंस उनको बताती हैं कि ये एफआईआर नंबर है, ये केस नंबर है, इन पे मैंने 3 केस और लगाए हैं, आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है, आप इनको बाहर निकाल दो, ये वो ऐसा वैसा। फिर मेरे जितने कलीग्स होते हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन जाती है कि ये मेरे साथ में, दैट मीन्स मेरी वाइफ को मैं क्या करता था कि शराब पी करके मारपीट करता था, मेरा कहीं अडल्ट्री में कहीं चक्कर है, इस तरीके की बातें की जाती है। मेरे लिए ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जाता है कि मैं कहीं भी काम करने लायक ना रहूं। मुझे इतनी सारी सिचुएशंस में परेशान होने के बाद में मेरी नौकरी वहाँ से चली जाती है और उसके बाद मैं कई जगह पे ट्राई करता हूँ। अब सीधी सी बात है कि अगर आपका वेरिफिकेशन होगा, अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं, तो पुरानी कंपनी से वेरिफिकेशन होता है कि इन्होंने क्यों जॉब छोड़ा। उसका रीज़न जब मैं देता हूँ तो कोई भी कंपनी मुझे हायर नहीं करती है। और आज लगभग मुझे 2.5 साल हो चुके हैं अनएम्प्लॉयड रहते रहते। हालांकि मेरे पास अभी भी कॉल्स आते हैं कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम रहा है टेलीकॉम में। मैं एयरटेल, रिलायंस, जियो और टाटा तीनों ही कंपनियों में अकाउंट मैनेजर की पोस्ट पर मैं काम कर चुका हूँ और ये मेरा पूरा करियर स्पॉइल कर देते हैं। उसके बाद में जब यहाँ पर मेंटेनेंस का जो केस चलता है, अब यहाँ पर पॉइंट आते हैं कि यहाँ कोर्ट में क्या चलता है। कोर्ट में मैं कोई भी एडवोकेट करता हूँ, एडवोकेट क्या करता है, जो बेसिक जो खाना पूर्ति होती है कि तारीख लगा देते हैं या अगली डेट ले लेते हैं, जो एक्चुअली जो काम होता है वो नहीं होता। और तारीख भी किस अकॉर्डिंग लगती है, हमेशा वाइफ के अकॉर्डिंग लगती है। वाइफ कई बार नहीं आती है, उनका एडवोकेट साइन कर जाता है। मैं आता हूँ तो बोलते हैं कि आप लेट आए हो, साइन पहले से मिलता है। अभी आज का मैं इंसिडेंस बताता हूँ। मेरा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, यहाँ पर एक एडवोकेट थी रश्मि मैडम, तो मेरी उनके पास में ये डेट लगती थी। और उस कोर्ट में अभी क्या हो रहा है कि मैं जब भी मैं आता था तो पहले से साइन किया हुआ मिलता था। पेशकार साहब क्या करते थे, मुझे जानबूझकर ऐसी डेट देते थे जिस डेट पर या तो कोर्ट में छुट्टी होती थी या मैडम नहीं आती थी कंटिन्यू। अगर मैं पिछली 5 हियरिंग की मैं बात करूं, पाँचों हियरिंग में क्या हुआ है, मैंने वकालतनामा लगाया, मेरा वकालतनामा गायब हो जाता फाइल से। आगे क्या होता है कि फिर मेरा जो एडवोकेट होता है, एडवोकेट दूसरी साइड में हाथ मिला लेता है। इन सब का कारण क्या है, यहाँ के जो पूर्व जो बार काउंसिल हेड हैं मिस्टर आशुतोष पांडे, वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को। और यहाँ पर कुछ इस टाइप की मोनोपोली भी चलती है कि बार काउंसिल अध्यक्ष अभी कोई और हैं, पहले वाले जो हैं वो अपनी पूरी चलाते हैं, जो कि एडवोकेट एक्ट के अगेंस्ट भी है, मोरल्स के अगेंस्ट भी है। और अगर एक नोबल प्रोफेशन में अगर ऐसा होगा तो आप समझ लीजिए कि एक आम आदमी कहाँ पर जाएगा। मैं यहाँ पर कई बार कोर्ट में ऐसा होता है कि कोई आता है, रो रहा है, पैसे दिए हैं, काम होता नहीं है, पैसे ले लिए जाते हैं। अब मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ। पिछली 5 हियरिंग से कंटिन्यू ऐसा हो रहा है कि पिछली 2 हियरिंग में रश्मि मैडम आ ही नहीं रही हैं। मुझे वो डेट दी जाती है कि जिस पर वो मैडम जज साहब आएंगे नहीं। अब मुझे आज 14 फरवरी है और मुझे 14 फरवरी की जब डेट दी जाती है तो मुझे उस टाइम क्लियरली कट ये पता होता है कि आज के दिन कोर्ट बंद रहेगा, जैसे कि अभी मैं अवेलेबल भी हूँ। इसके बावजूद मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ पेशकार साहब से कि मैडम आई नहीं है, आप मुझे ये डेट क्यों दे रहे हो जिस डेट पर सेकंड सैटरडे है और यहाँ पर कोर्ट बंद रहता है, तो आप ये मुझे डेट क्यों दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, कोर्ट खुला है और यही डेट है और इस डेट पे हमने बाकी लोगों को भी दी है। अब देखिए आज कोर्ट बंद है। अब ये डेट यहाँ पर जो मेंशन होती है, एक ई कोर्ट ऐप है। अब हम सभी को पता है कि जो डिजिटली जो भी अगर कोर्ट की एक ऑफिशियल ऐप है, अगर उसमें कोई भी अगर डेट दिख रही तो वो करेक्ट दिखनी चाहिए। उस पर मेरी वाइफ का नाम मेंटेनेंस केस में विनीता शाक्य दिखता है, जबकि मेरा नाम करेक्ट है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर किसी की भी ये चेक करना चाहेगा कि फलाने पर्सन पे अगर कहीं पे कोई क्रिमिनल केस है क्या है, तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट तो फिजिकली जाओगे नहीं, आप सीधा ऑनलाइन चेक करोगे। ऑनलाइन उसको आपको नाम ही नहीं दिखेगा एक्यूरेट। अगर विनीता की स्पेलिंग VINEETA है और उसका सरनेम है तो वो या तो सरनेम गलत कर दिया जाएगा या फर्स्ट नेम में मिस्टेक कर दी जाएगी। सभी केसेस में ऐसा ही है।
कहीं भी एक्यूरेट डिटेल नहीं दी है, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई किया जाए उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, तो वो कभी मैच ही ना हो। मतलब ये ऑनलाइन कभी रिकॉर्ड ये दिखे ही ना कि फ़लानी महिला कभी किसी न किसी केस में लिप्त थी, जबकि पुरुष का नाम एकदम सही है। दूसरा, डेट्स गलत दिखाई जाती हैं। अब 14 तारीख की डेट होने के बावजूद भी मुझे ऑनलाइन 12 तारीख दिखाता है। मैं 12 तारीख को यहाँ पर आता हूँ, 12 तारीख की मैं डायरी चेक करता हूँ, तो वहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरी आज की डेट ही नहीं है। अब मैं नोएडा से मैनपुरी आता हूँ मैं, ठीक है। अब आज मैं 14 तारीख को आया हूँ, 14 तारीख को डेफिनेटली कोर्ट बंद है। आज का भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ। 12 तारीख को मैं आया था, वो भी टाइम वेस्ट हुआ। सेम मेरी मेंटेनेंस केस में एक डेट लगी हुई है। मेंटेनेंस केस में मेरी जो डेट है वो ऑनलाइन 13 तारीख दिखाता है, 13 फरवरी 2026, जबकि एक्चुअल डेट है वो चल रही है मेरी 23 फरवरी की। तो इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर वीडियो देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जज देख रहे हो या कोई भी देख रहा हो, तो काइंडली आप ये बताइए कि हम जैसे लोग मतलब कहाँ पर जाएं। मतलब मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि या तो लॉ की जो बुक हमें पढ़ाते हैं वो गलत हैं, सिस्टम गलत है, या क्या चीज़ गलत है बताइए। क्या वो पेशकार गलत है, या ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ये गलत है। मेरे पास में 10 से 12 वीडियो हैं उन्हीं पेशकार साहब की, जो कोर्ट में क्या करते हैं, डेट लेने के नाम पर पैसे मांगते हैं। एक नहीं, मैं जितने भी कोर्ट्स में जाता हूँ हर किसी की मेरी 2 या 4 मेरे पास में वीडियो है। एक इंसान को इस लेवल तक यहाँ पे मतलब परेशान किया जाता है। मेरी एक बेटी है जो कि उस टाइम से अभी तक मेरी वाइफ के पास है, कभी कोर्ट में उसको लेकर के नहीं आती है। उसका आचरण से, उसके अटायर से कोई भी देख करके ये नहीं कहेगा कि इसके पास कोई बेटी है, क्योंकि बेटी लेकर के आती नहीं है। कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि इसने मंगलसूत्र पहना हुआ है, बिंदी लगाई हुई है, ऐसा कोई भी ड्रेसअप आपको नहीं लगेगा, ठीक है। मेरा ज़ीरो कांटेक्ट है। एक बार भी, जितने भी आज तक मीडिएशन हुए हैं, किसी भी मीडिएशन में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इनको पति के साथ जा कर के रहना है। तो जो भी लॉ बना रहे हैं कि अब इस चीज़ को भी ध्यान दें कि ऐसे लोग कहाँ पर जाएं। मेरी सिस्टर है जिसकी 2015 में शादी हो चुकी है, जो ऑलरेडी सेपरेट दिल्ली में रहती है, उसका नाम डाला हुआ है, मेरे पेरेंट्स का नाम डाला हुआ है विदाउट एनी रीज़न। ये हमारा जुडिशल सिस्टम।